हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सर? बढ़िया। हाँ सर, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स जो यूनिट नंबर 3 है, यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस का। सर इससे पहले कुछ वीडियोस नहीं आए, कुछ दिन क्यों नहीं आए तो मैंने ब्रेसेस लगवा रखे हैं और उसके वजह से बहुत पेन था। और इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और लास्ट कुछ दिनों में लेक्चर अपलोड नहीं हुए आपके, है ना? तो और अभी भी बहुत पेन है, अभी भी बोलने में मुझे काफी दिक्कत आ रही है। मे बी आपको वॉइस में क्लैरिटी नहीं आए, थोड़ा सा घरघराहट लगे, उसका रीजन माइक या और भी इक्विपमेंट की इश्यूज नहीं है, मुझे बोलने में ही प्रॉब्लम है। तो फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को डिले ना हो। एग्जाम हो जाएगा जून में, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं पढ़ा पाऊँ वो मैं पढ़ाने की कोशिश में हूँ। दैट्स वाई मैं लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देखते हैं कितने लेक्चर रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेसेस जिन्होंने भी लगवा रखे हैं आप लोग में आपको पता होगा कि बोलने से वो साइड के जो मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स, वो कटने लगते हैं और उससे और पेन होता है। पर देखता हूँ आप लोग के लिए क्या कर सकता हूँ। चलिए क्लास में। हाँ, आ गया हम लोग यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 है ये। चलिए आते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, दो वर्ड हम लोग को लग रहा है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और बिजनेस में इकोनॉमिक्स के जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी लॉजिक है, जो भी उसके फॉर्मूलाज हैं, जो भी इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है जो हेल्प करती है बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सिंपली अगर हम लोग समझे तो पहले इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी से आप लोग क्या समझते हैं? अगर मैं स्कार्सिटी वर्ड बोल देता हूं तो आपके माइंड में अलग अलग वर्ड्स आ जाते हैं। लाइक अगर स्कार्सिटी, कोई बोलेगा कमी है, कोई कोई बोलेगा कि शॉर्टेज। अगर मैं स्कार्सिटी और बात करूं तो कोई बोल सकता है लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ रहे हो। लेकिन एग्जैक्टली अगर डिफाइन करने जाए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग ये देखते हैं कि स्कार्सिटी क्या है, तो स्कार्सिटी है जिस चीज की आपको नीड है उसकी कमी। सिर्फ कमी बात करेंगे, सिर्फ लैक ऑफ समथिंग बोलेंगे, सिर्फ शॉर्टेज ऑफ समथिंग बोलेंगे, तो ये सुटेबल डेफिनेशन नहीं हो सकता, या सुटेबल मीनिंग नहीं होगा। स्कार्सिटी में हम लोग देखेंगे स्कार्सिटी, स्केयर, स्केयर मीन्स शॉर्टेज उन चीजों का। अगर आपको अभी 500 रुपीज की जरूरत है और आपके पास 100 रुपीज है, तो आपके पास 400 रुपीज की स्कार्सिटी है। आपको अगर 10 टन चावल का जरूरत है और आपके पास 8 टन चावल ही है, तो आपके पास 2 टन चावल की स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वे में मीनिंग उसकी निकलती है ना? तो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इम्प्लीकेशन। स्कार्सिटी और उसके इम्प्लीकेशन का स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाता है। For the use of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time. A great variety of complex issue vital concern or to society. सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इशू को देखते हुए जो हम लोग बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं। मतलब अगर आपके पास, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास, आपका बर्थडे है, आपको 1000 आपकी मम्मा ने गिफ्ट करा कि 1000 रुपीज तुम लोग, गिफ्ट नहीं कह सकते हैं, 1000 रुपीज आपको दिया कि ये तुम जो करना है कर लो, तुम्हारा बर्थडे का मेरे तरफ से ये 1000 रुपए है। ठीक है, इंडियन मॉम है, 1000 रुपया देती बहुत है। तो देखते हैं क्या होता है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन? गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी डेट पे चले जाओ, 1000 रुपया मिले, मैं सीसीडी चला जाता हूँ। पहला ऑप्शन जो आपके दिमाग में आया होगा, इस फेज में आप इसको पढ़ रहे हो, ये दिमाग में आना लॉजिकल है। नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं। आप अपने लिए, एक तो ऑप्शन वो हो गया कि आप गर्लफ्रेंड के साथ चले गए सीसीडी। दूसरा ऑप्शन है कि 5-10 दोस्तों को उतना ही में ट्रीट दे दो ले जाके।
दोस्तों का क्या है, उतने ही में निपट जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप अपने लिए कोई अच्छा ड्रेस शर्ट खरीद दिए। चौथा ऑप्शन है आप अपने आप को सेल्फ ट्रीट किए, गए मस्त ऐश मौज किए, खाए पिए गए। ये चार ऑप्शन है, आप कोई एक ऑप्शन को ही ऑप्ट कर सकते हो जो आपको सबसे बेटर लगेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्स स्केयर है, आपके पास 1000 रुपीज ही है। तो यही जो बेस्ट सिलेक्शन होगा कि आप क्या अच्छा लगता है, क्या जरूरी है, वो आप करोगे। क्यों ऐसा किए, आप चारों चीज नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है। तो रिसोर्स की स्कैर्सिटी होने की वजह से आप बेस्ट एक पिक करोगे जो आपको सुटेबल लग रहा है। यही इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। दो फंडामेंटल फैक्ट है इकोनॉमिक का, ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट। अभी 1000 रुपए के एग्जांपल में आपने क्या देखा कि 1000 रुपीज आपके पास थी तो आपके पास चार डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे थे, मतलब अनलिमिटेड वांट है आपको। अभी 4000 भी आपके पास रहता तब भी चार डिफरेंट ऑप्शन दिखते। मतलब पैसा कितना भी दे दो भाई, वो आपका पेट नहीं भरने वाला है ना। पैसे से मन ही नहीं भरेगा जितना भी कर लो। तो उसी तरह सब कुछ में, रिसोर्स में सिर्फ पैसा नहीं है, सब कुछ जितना आपको जरूरत है उतना आपको नहीं मिल रहा है तो स्केयर, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का अनलिमिटेड वांट है, उसकी इच्छा एकदम अनलिमिटेड है। और द मीन ऑफ सेटिस्फाइंग दिस वांट, इसको फुलफिल करने का जो जरिया है वो रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली स्केयर है, कम है फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, समझ गए कि कम रिसोर्स में बेस्ट चीज को कैसे करें, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। चलो आते हैं इकोनॉमिक्स का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी सब देख लेते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स owes its origin ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया वर्ड से आया है ये इकोनॉमिक्स वर्ड, मीनिंग हाउस होल्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म स्केयर रिसोर्स इनटू गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई मोस्ट प्रेसिंग और आवर इनफाइनाइट वांट। मतलब बोल रहा है कि हम लोग मिलके, सब लोग मिलके काम कैसे करें कि लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद हम लोग अपना जो वांट है उसको फुलफिल कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और हम डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स, और ये जो भी, और हम लोग उस जो बोल रहे हैं लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, उसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा बेस्ट गुड्स एंड सर्विस को डेवलप करें और उसको अपने में डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमी। ये तो हमारी इकोनॉमिक्स की बात थी, इकोनॉमिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ स्कार्सिटी ओवरकम करने का पूरा जरिया इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, सिंपली अगर कहें कि इकोनॉमिक्स की जो भी आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का जो भी मेथोलॉजी है, इकोनॉमिक्स का जो भी थ्योरीज दिया गया है, वो सारे को बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या उसको इंप्लीमेंट करके बिजनेस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स को उठा के बिजनेस में लगा दो भाई, ताकि बिजनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग सेपरेटली इकोनॉमिक्स को देखें तो उतना बड़ा डील नहीं है। हम लोग डिमांड, सप्लाई, फोरकास्टिंग, सेल फोरकास्टिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये सब टर्म देखते हैं। अब सोचो कि अगर बिजनेस ही नहीं है तो इकोनॉमिक्स का कोई खास रोल नहीं रह जाता है। बिजनेस में इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट जब कर रहे होते हैं, वो वो इकोनॉमिक्स के रोल को बढ़ाता है, और इसी को हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, अब समझ गए हम लोग कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। बिजनेस में इकोनॉमिक्स के आइडियोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को ऐसे इंप्लीमेंट करना कि बिजनेस के प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफाइंड as the study of economic theories, logic, and methodology which are generally applied to seek solution to the practical problem of business. बिजनेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इकोनॉमिक्स के आइडियोलॉजी, मेथोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो कहलाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics is thus constitute a part of economic knowledge or economic theory which is used as a tool analyzing business problem। बिजनेस की थ्योरीज और बिजनेस के नॉलेज, इकोनॉमिक की थ्योरीज, इकोनॉमिक के नॉलेज को बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे इस तरह से ताकि बिजनेस का प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें
रैशनल बिजनेस डिसीजन ले सके, ये कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स फॉर फर्म। ठीक है, दो नाम से हम लोग जानते हैं। अब आगे आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन को पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। डेफिनेशन को कोशिश कीजिए कि थोड़ा याद रख लें, क्योंकि कभी कभी एनटीए में क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है आपका यूजीसी नेट में कि डेफिनेशन का लाइन दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा कि ये डेफिनेशन किस ऑथर ने दिया था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप रिकॉल करेंगे, थोड़ा बहुत कभी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ सेंटेंस मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, कुछ वर्ड दिमाग आपको हिंट करेगा, अरे ये वर्ड उस डेफिनेशन में था, तो ये डेफिनेशन का ये आंसर हो सकता है, ये ऑथर दिया है। तो ये आप पकड़ पाएंगे, इसलिए एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा डेफिनेशन, इसलिए मैंने इस नोट्स में डेफिनेशन को डाल दिया है ना। अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए। किसी भी मैनेजमेंट का जो फंक्शन, मेन फंक्शन होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग। अब आप सोचो कि डिसीजन मेकिंग क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, जिसमें से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो हम सेलेक्ट करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अगर आपको मैं वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ, या मैं चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 10 केजी राइस है, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि राइस का, आप 10 केजी राइस का चावल, जो प्रॉपर राइस, वेज राइस, फ्राइड राइस जो भी है, ये बना के खा लें। आप उसको आटा में कन्वर्ट करके, उसको पीस के उसका आटा में कन्वर्ट करके उससे कुछ चीज बना ले। तो 10 ऑप्शन आपको दिखेगा, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, वो आप जब सिलेक्ट करते हो, ये डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक्स हमें ये सिलेक्ट करने में हेल्प करता है ना। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, उससे हम लोग फ्यूचर में और क्या बेटर कर सकते हैं, वो चीज फ्यूचर प्लानिंग होगा। तो ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है इस चीज को, कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग क्या हमने बताया सर, फॉरवर्ड प्लानिंग मींस फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग गो हैंड इन हैंड with each other. Decision making means the process of selecting one action or from two or more alternative course of action. अभी मैंने क्या बताया कि एक एक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं मेनी अल्टरनेटिव एक्शन के बीच से, और फॉरवर्ड वो होता है डिसीजन मेकिंग। और फॉरवर्ड प्लानिंग मींस एस्टैब्लिशिंग प्लान फॉर फ्यूचर, कैरिंग आउट डिसीजन सो टेकन, जो डिसीजन हम लिए हैं उसको फ्यूचर तक कैसे लेके जाएंगे, ये फॉरवर्ड प्लानिंग हो गया। कि फ्यूचर में आज हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें नेट का तैयारी करना है, ठीक है। आपके पास 10 ऑप्शन था, आप एसएससी का तैयारी करते, बैंकिंग का, यूपीएससी का, नीट, आपका आईआईटी जेई। तो ये जो भी, अगर आप सिर्फ कॉमर्स लिए हैं तो भी आपके पास पीएस, सीएस, सीएमए, लेक्चररशिप का, फिर आपका हो गया जो भी एसएससी, बैंकिंग, ये सारी चीजों का ऑप्शन है। इसमें से आप एक सेलेक्ट करके उस पर काम करने लगेंगे, मतलब आज डिसीजन लिए कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करना है, और आप इस पे काम स्टार्ट किए, फ्यूचर प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग किए। तो आज का डिसीजन और डिसीजन को फॉरवर्ड ले जाने का जो प्लानिंग आपका है, ये डिसीजन मेकिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग, मैनेजमेंट का मेन ये दो काम होता है, ठीक है। और इस दोनों काम में इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स का नेचर ऐसा है कि वो इन चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि जब हम, मेरे पास अभी 10 ऑप्शन था, एसएससी, बैंकिंग, ये जो भी बताया मैंने, सीए, सीएमएस, सीएस, यूजीसी नेट, ये सारा ऑप्शन था, उसमें से आप एक बेस्ट सेलेक्ट करोगे, ये आपको कौन हेल्प करेगा, इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। यही लिख रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज ऑफ रिसोर्स आर डिस्पोजेबल और ऑफ अ बिजनेस यूनिट। कोई भी बिजनेस यूनिट का जो रिसोर्स है वो डिस्पोजेबल है, खत्म हो जाएगा एक दिन। वो क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और बिजनेस कैपेसिटी, ये डिस्पोजेबल है, ये धीरे धीरे खत्म होगा। तो इन सब के यूज से बेस्ट हम जो सेलेक्ट कर पाएंगे, ये लिमिटेड है, और फर्म को मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ रिसोर्स, इसमें से वो उतना, मतलब निचोड़ के निकालना है जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सके। तो उसको कैसे यूज करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर में, है ना। The decision making function is that the business executive he take a decision which will ensure most efficient means of attaining desired objective। जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव था, जैसे
एग्जाम्पल मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहा हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ कि आपके पास 10 कोर्सेज थे पढ़ने को, लेकिन आप ये सेलेक्ट किए, तो आप इसे बेस्ट वे में कैसे करेंगे, ये हम लोग देखते हैं, और कितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो हमें सबसे ज्यादा देगा, वो अल्टरनेट को हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। After taking the decision about particular output, pricing, capital, raw material, and power, etc., are prepared, forward planning and decision making thus go on the same time। बिल्कुल, जब हम ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं तो मेरा फॉरवर्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एक साथ काम करता है ना। अब आते हैं द बिजनेस मैनेजर, ये तो पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। क्या बता रहा है लास्ट में, प्रॉफिट, डिमांड, कॉस्ट, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंपटीशन, बिजनेस साइकिल, national income, etc. The way of economic analysis can be used towards solving business problem। ये सारे जो बातें कही गई, इकोनॉमिक एनालिसिस के यूज से बिजनेस के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर पाएंगे। दस इन ब्रीफ यू कैन से दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज एन आर्ट। बिल्कुल, ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ये समझ आ गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। साइंस कैसे, क्योंकि सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है। अगर रिग्रेशन एनालिसिस और इंडेक्स, ये सारी चीजों को हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, कोरिलेशन, ये सब कुछ है, तो ये सब फुल प्रूव्ड है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, तो साइंस है। और ये सब कर पाना एक आर्ट है, एक कला है, इसलिए ये भी बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। और इसका नेचर नॉर्मेटिव होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में आप समझ पाएंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये होता है इसमें क्या होगा, क्या था, ये हम लोग पढ़ेंगे, और नॉर्मेटिव में कैसे हुआ, कैसे करेंगे, ये सब चीजों को देखते हैं। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है ना, नॉर्मेटिव अप्रोच है। आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या क्या स्कोप है सर। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करेंगे, तो आप सोचो ना कि स्कोप मतलब क्या, आपको क्या समझ आ रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या हो सकता है। तो जो चीजें होती है, क्या क्या इसके चांस, इससे हमें क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग डिमांड का एनालिसिस कर पाएंगे, हम लोग फोरकास्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस डाटा को देख के फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ये हम लोग फोरकास्ट कर पाएंगे इकोनॉमिक्स के हेल्प से। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का एनालिसिस कर पाएंगे, प्राइसिंग डिसीजन ले पाएंगे, पॉलिसीज और उसके प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्रॉफिट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें, अब डिमांड एनालिसिस क्या है, तो हम लोग कितना प्राइस रखें, उससे कितना सेल हुआ, अब प्राइस में जो फ्लक्चुएशन लाएंगे उससे कितना सेल होगा, तो डिमांड कितना हुआ था प्रीवियस कुछ दिनों में, ये सब को देखते हुए प्राइस में चेंजेस जो भी हुए, अब आगे प्राइस में जो चेंजेस करेंगे उससे डिमांड का क्या होगा, तो डिमांड का पूरा एनालिसिस और फोरकास्टिंग इससे हम लोग इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, है ना। कॉस्ट और प्रोडक्शन का एनालिसिस, कितना लागत है, पहले कितना लागत था, कितना कैपिटल यूज हो रहा है, कितना लेबर यूज हो रहा है, ये सब कुछ देखते हुए एक प्रोडक्ट बनाने में क्या सीन उसका होगा, क्या लागत होगा, ये सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, प्रैक्टिसेस में ला सकते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं डिटेल में क्या क्या इसमें है। These divisions of business economy constitute subject matter recently. Business economics has started making increased use of operation research method like linear programming, inventory model, game theory, queuing theory, etc. have also come to be regarded as a part of business economics। बिल्कुल, ये सारे थ्योरीज, प्रोग्रामिंग्स आ गए, लीनियर प्रोग्रामिंग आ गए बिजनेस के इकोनॉमीज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए। अब डिमांड एनालिसिस क्या है, डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग, दो वर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं, डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मींस फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर पाना, ठीक है। डिमांड एनालिसिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इन पर्टिकुलर मार्केट। एक पर्टिकुलर मार्केट में कस्टमर का उस प्रोडक्ट के या सर्विस के लिए कितना डिमांड है, ये हम लोग डिमांड एनालिसिस में देखते हैं। और फॉर डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग प्रिडिक्टिव, मतलब गेस करना, प्रिडिक्ट करना, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, पिछले डाटा को, प्रीवियस डाटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करना और एस्टिमेट लगाना कि फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्या होगा।
ये होता है डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस क्या हो सकता है? अ फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, एक फर्म का प्रॉफिट डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जितना हम कम कर सकते हैं, जितना कम से कम में चीजों को बना सकते हैं, उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। अगर कोई आपका कंपटीटर एक पेन बनाता है 20 रुपए में और उसको 25 में बेचता है, अगर आप उसी पेन का कॉस्टिंग अगर 17 रुपए में बना पा रहे हैं, तो उसे 5 रुपीज का बेनिफिट था, बट आपको 8 रुपीज का बेनिफिट होगा। तो अगर हम लोग अपना कॉस्ट जितना मिनिमाइज कर सके, हमारा प्रॉफिट का चांस मैक्सिमाइज होने का उतना ज्यादा होता है। अगर आप 25 में ना बेच के 23 में बेचे, 22 में बेचे, तो आप भी 5 रुपए का मुनाफा लिए, मतलब सेल्स मैक्सिमाइज हो गया। और कम में हम लोग पढ़े हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा होता है, तो सेल बढ़ जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मींस कभी भी हम लोग का एक फर्म का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करता है कॉस्ट पे, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। A wise manager would prepare cost estimate, a range of output, identify the factor causing variation or cost estimate, choose the cost minimizing output level, taking also consideration of degree uncertainty and production cost calculation। बिल्कुल, एक मैनेजर ये सारी चीजों को देखता है कॉस्ट के एनालिसिस करने में, कॉस्ट को उसके प्रोडक्शन को एनालिसिस करने में। ठीक है, और कॉस्ट और प्रोडक्शन का रिलेशनशिप से प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, आते हैं प्राइसिंग डिसीजन। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है प्राइसिंग डिसीजंस में। अगर हम कंपटीटर का प्राइस देखें, हम मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करें, कंपटीटर का प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करें, ये सब कुछ हम लोग कहाँ देखेंगे? इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये स्कोप है कि हमें प्राइसिंग डिसीजन और पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। प्रॉफिट मैनेजमेंट करने में इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि बिजनेस, देखिए बिजनेस कोई भी हो, जनरली बिजनेस हम लोग नाम देते हैं जब वो मनी में डील करता है, प्रॉफिट में डील करता है। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग हो जाते हैं। अगर प्रॉफिट ही मेन मोटिव है किसी बिजनेस का, तो उसका मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के थ्रू बहुत बेटर वे में किया जा सकता है। कैपिटल मैनेजमेंट भी हम लोग करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग फर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड परहैप्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलसम। कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही टफ टास्क है किसी भी बिजनेस के लिए। कैपिटल मैनेजमेंट implies planning and control of capital expenditure because it involves a large sum of more over the problem is disposing the capital asset of complex, they require considerable time and labor। बिल्कुल, कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही टफ टास्क है कि कितना आप लोन लोगे, कितना आपका अपना फंड होगा, कितना आप किस चीज में इन्वेस्ट करोगे, ये पूरा प्लानिंग बहुत ही टफ टास्क है। और ये इकोनॉमिक्स के हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। तो ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक के स्कोप में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ये हम लोग का हो गया है। आप फटाफट इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार रीड करके नोट्स बना लीजिएगा, लेक्चर को देखिएगा, आपको सब समझ आएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।